हेलो एवरीवन। हम कब से फाइनेंशियल मार्केट में के बारे में पढ़ रहे हैं, डीमैटेरियलाइजेशन या डीमैट अकाउंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे दो टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला कि डीमैटेरियलाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है, और डिपॉजिटरी जो दूसरा हमने बात की थी कि डिपॉजिटरी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वो कौन होते हैं और उनका काम क्या होता है और उनसे हमें फ़ायदा क्या क्या मिलता है, उनका प्रोसीजर क्या क्या होता है, वो हमारा आज का टॉपिक रहेगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं डीमैटेरियलाइजेशन से। डीमैटेरियलाइज अगर आप वर्ड को पढ़ेंगे तो इसका मतलब है मटेरियलाइज फॉर्म को ख़त्म कर देना। जैसे आप पढ़ते हैं कि भाई जिससे आगे डी ई लग जाता है उसका मतलब है कि वो चीज़ को ख़त्म कर देना। जैसे डी मेरिट्स का मतलब होता है कि मेरिट्स का उल्टा। डीमैटेरियलाइज का मतलब है कि मटेरियलाइज फॉर्म को ख़त्म कर देना, फिजिकल फॉर्म को ख़त्म कर देना। तो उस तरह से ये प्रोसेस होती है जहाँ पे सिक्योरिटीज़ जो इन्वेस्टर्स के पास फिजिकल फॉर्म में होती हैं उन्हें कैंसिल कर दिया जाता है और इन्वेस्टर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसकी एंट्री कर दी जाती है। जैसे नॉर्मली हमारा बैंक में अकाउंट होता है, तो डीमैटेरियलाइजेशन का यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि सिक्योरिटीज़ होल्ड करना न्यूमेरिकल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। जैसे कि हमारा बैंक में एक अकाउंट होता है, जैसे हमने मान लो कि 20,000 रुपये हमारे पास कैश रखा हुआ है घर पे, हमने बैंक में जमा करा दिया, तो हमारे अकाउंट में वो डिजिटल फॉर्म में या न्यूमेरिकल फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पैसा जमा है, जिसको हम ऑनलाइन कहीं पे भी भेज सकते हैं। हमें नोट या सिक्के कॉइन्स निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, वो हमारे अकाउंट में एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल या न्यूमेरिकल फॉर्म में जमा हो जाता है। उसके लिए इन्वेस्टर को एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जिस एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, जिसको हम कहते हैं डिपॉजिटरी। दो ही डिपॉजिटरीज़ हैं, जैसे आपको बता चुका हूँ कि NSDL और CDSL, ये दो डिपॉजिटरीज़ हैं। और सेबी ने ये मैंडेटरी किया हुआ है, कंपलसरी किया हुआ है कि डीमैट फॉर्म में ही ट्रेड करना है, जिससे और वो भी सिलेक्टेड सिक्योरिटीज़ में अगर उनको ट्रेड करना है तो उनको डीमैट अकाउंट खुलवाना ज़रूरी होता है। क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट्स पहले क्या होता था, अगर मान लो मैंने 45,000 शेयर्स खरीदे हैं तो मेरे पास 45,000 शेयर सर्टिफिकेट्स होते थे। उसके डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होता था, फिजिकल उसकी एग्जिस्टेंस होती थी, जिसकी वजह से काफ़ी वर्कलोड थोड़ा बढ़ भी जाता था। और उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, पेपर बचाने के लिए उन्होंने डिजिटल फॉर्म का यूज़ किया था, डीमैटेरियलाइजेशन यूज़ कर लिया था, जिससे पेपर फॉर्म जो थी वो ख़त्म हो गई थी। जैसे फिलहाल अगर हम आज की भी बात करें तो जैसे आजकल पढ़ाई हो रही है, मेनली आज के टाइम में क्या हो रहा है कि कोई बुक्स खरीदता ही नहीं है, सारा जो कंटेंट है, मटेरियल है, सारा इंटरनेट पे मिल जाता है। तो ये एक तरह से मतलब है, जैसे बुक्स का भी एक तरह से हम डीमैटेरियलाइज फॉर्म आप देख सकते हैं अभी भी, कि बुक्स के जो पेजेस हैं उनकी आपको PDF मिल जाती है, इंटरनेट पे कहीं ना कहीं पे मिल ही जाती है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारा कंटेंट होता है जो बुक्स में होता है, वो आपको हर बुक की नॉर्मल PDF मिल जाती है इंटरनेट पे। तो उसका मतलब है डीमैटेरियलाइज फॉर्म होना। अब बेनिफिट्स क्या हैं डीमैटेरियलाइजेशन के, ये थोड़ा आप इससे अगर रिलेट करेंगे ना कि आपकी बुक्स मिल जाती हैं आपको ऑनलाइन, तो आपको जल्दी ईजिली समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट है, होल्डिंग शेयर्स इन डीमैट फॉर्म इज़ वेरी कन्वीनियंट एज इट इज़ जस्ट लाइक बैंक अकाउंट। जैसे कि बैंक अकाउंट में होता है कि न्यूमेरिकल फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में आपके पास पैसे होते हैं, वैसे ही डीमैट अकाउंट में आपके लिए कन्वीनियंट होते हैं कि भाई आपके जो शेयर्स हैं वो भी आपके न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं। इसमें क्या होता है, फिजिकलिटी जो होती है शेयर सर्टिफिकेट्स की, वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दी जाती है। मतलब कि फिजिकलिटी का मतलब है कि आपके हाथ में कोई शेयर सर्टिफिकेट्स होना, वो चीज़ ख़त्म कर दी गई है, लेकिन आपके अकाउंट में डिजिटल फॉर्म में वो चीज़ है, एग्जिस्ट करती है, लेकिन आपको दिखेगी नहीं वो। सेकेंड पॉइंट है, दीज डीमैट सिक्योरिटीज़ कैन बी प्लेज्ड और मोर्टगेज टू गेट लोन्स। जो मेरे डीमैट अकाउंट में जो भी मेरी सिक्योरिटीज़ हैं, शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं या पब्लिक डिपॉजिट्स है, कोई भी सिक्योरिटीज़ है, उसको प्लेज करके और मोर्टगेज करके, इन दोनों का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। मोर्टगेज का मतलब होता है गिरवी रखना, और प्लेज का मतलब है एक के साथ में जोड़ देना, अपनी जो प्रॉपर्टी हमने मोर्टगेज की है उसके साथ में लिंक अप कर देना, और उसके अगेंस्ट में हम बैंक से किसी भी पार्टी से हम लोन ले सकते हैं सिक्योरिटीज़ को मोर्टगेज करके। थर्ड पॉइंट है, देयर इज़ नो डेंजर ऑफ लॉस, थेफ्ट और फोर्जरी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स। अगर मान लो कि मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो मैं खो भी सकता था, चोरी भी हो सकते थे या धोखाधड़ी भी हो सकती थी, लेकिन इस केस में मुझे कोई भी शेयर सर्टिफिकेट संभालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा जो शेयर का जितने भी मेरे नाम पे हैं वो सारे मेरे अकाउंट में हैं, तो मेरे उसको कोई चोरी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक तरह से अकाउंट में सेव्ड है। अब बैंक में जितना आपका पैसा जमा है, आपके बैंक में कोई पैसा चोरी नहीं कर सकता है, लेकिन अगर वो कैश आपके घर पे रखा है तो वो चोरी हो सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, रिड्यूसेस पेपर वर्क। सिंपल सी बात है,
जब डिजिटल फॉर्म में सब कुछ हो जाएगा तो उसमें पेपर वर्क बहुत कम हो जाएगा, काफ़ी ख़त्म से ही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इट इज़ ब्रोकर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रेडिट करेक्ट नंबर ऑफ शेयर्स इन्वेस्ट इन इन्वेस्टर्स अकाउंट। जो अगर मान लो कि इन्वेस्टर ने 45,000 शेयर खरीदे हैं, वो तो चलो एक राउंड फिगर हो गई। अगर मान के चलो कि भाई 67,546 शेयर खरीदे हैं, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ शेयर्स जो है उसने जो खरीदे हैं वो ही इन्वेस्टर के अकाउंट में क्रेडिट करना एक ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर उसने गलती से ऊपर नीचे कर दिया तो एक तरह से डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का भी नुकसान होगा, ब्रोकर का तो नुकसान होगा ही होगा, क्योंकि उसको अपनी तरफ से पे करना पड़ेगा अमाउंट जो है, क्योंकि डिपॉजिटरी को तो उतना ही अमाउंट जाएगा ना जितने की उसकी वैल्यू बनेगी। और अगर गलती से उसने ज़्यादा शेयर्स या कम शेयर उसमें कर दिए तो लॉस तो दोनों का ही होगा। फिर इसका लास्ट पॉइंट है, सिक्योरिटीज़ ऑफ डिफरेंट कंपनीज कैन बी हेल्ड इन सिंगल डीमैट अकाउंट। अब जैसे कि एक पोर्टफोलियो एनालिसिस होता है, ये आप आगे पढ़ोगे भी, या मैं आपको बता देता अगर ये आपके सिलेबस में होता, थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाएगा। पोर्टफोलियो का मतलब होता है जब एक ही जगह पे बहुत सारी कंपनीज़ की बहुत सारी सिक्योरिटीज़ ऑर्गेनाइज या मैनेज की जाती है, हम उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो। PORTFOLIO, इसे हम बोलते हैं पोर्टफोलियो, जहाँ पे हम बहुत सारी कंपनीज़ की वेरियस सिक्योरिटीज़ को एक तरह से मैनेज करते हैं एक ही जगह पे। तो हम डीमैट अकाउंट में बहुत सारी कंपनीज़ की बहुत सारी सिक्योरिटीज़ को एक जगह पे रख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वर्किंग ऑफ डीमैट अकाउंट, कि डीमैट अकाउंट ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। जैसे आपको पता है कि सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि हमें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, ये आपको मैंने कल भी बताया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म हमें भरना होता है, जिसमें सारी डिटेल्स हमने देनी होती हैं, जिसमें हमारे सिग्नेचर होते हैं, हमारा पैन नंबर होता है, हमारी फ़ोटोग्राफ उसमें अटैच होती है। थर्ड पॉइंट है, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स टू बी गिवन टू डीपी, मतलब कि अगर हमारे पास कोई अगर फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स हैं पहले के जो हैं, वो हम डीपी को देंगे, जो हमारा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। उसके साथ हम अपना एक रिक्वेस्ट फॉर्म भी देंगे डीमैटेरियलाइज करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ शेयर्स आर अप्लाइड इन IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो मैंने आपको कैपिटल मार्केट का 5th मेथड बताया था, वो है अगर शेयर IPO में अप्लाई किए जाते हैं तो सिंपल डिटेल जो है डीमैट अकाउंट की और डीपी की, वो अलॉटमेंट अगर वो दी जाएंगी तो अलॉटमेंट जो है ऑटोमेटिकली ही क्रेडिट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, अगर शेयर जो है ब्रोकर के थ्रू बेचे जा रहे हैं तो डीपी को इंस्ट्रक्शन देना बहुत ज़रूरी होता है कि वो जो हमारे शेयर्स हैं, अगर मैं शेयर बेच रहा हूँ तो मेरे अकाउंट से करेक्ट नंबर ऑफ शेयर्स ही डेबिट करें। डेबिट का मतलब आपको पता है कि लेस करना होता है, तो मेरे अकाउंट से उतने ही शेयर्स डिजिटल फॉर्म में लेस करें जितने मैंने बेचे हैं, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रोकर देन गिव्स इंस्ट्रक्शन टू हिज डीपी फॉर डिलीवरी ऑफ शेयर टू स्टॉक एक्सचेंज। अब ब्रोकर फिर उसके बाद क्या करेगा, अपने डीपी को इंस्ट्रक्शन देगा कि डिलीवरी ऑफ शेयर्स टू स्टॉक एक्सचेंज, कि स्टॉक एक्सचेंज में डिलीवरी करने के लिए जो इन्वेस्टर ने बेचे हैं शेयर्स। ये थोड़ा आपको समझने का है, थोड़ा बोरिंग लग सकता है, मैं समझ सकता हूँ आपके लिए भी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रोकर देन रिसीव्स द पेमेंट एंड पेज पर्सन फॉर शेयर्स होल्ड। जैसे हमको बताया भी था, जैसे मान लो इसमें सिंपल मैं आपको बाद में दोबारा इकट्ठा ही बता भी दूंगा कि ब्रोकर फिर पेमेंट उसको रिसीव करेगा जो उसने शेयर्स बेचे हैं इन्वेस्टर के बिहाफ पे, और उस पर्सन को या इन्वेस्टर को पे कर देगा जिसने उसने शेयर बेचे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है इसका, ऑल दिस ट्रांजेक्शन्स आर टू बी कंप्लीटेड विद इन 2 days, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम बायर्स एंड सेटलमेंट पीरियड ऑफ T+2 days सिंस अप्रैल 2003। अब मैं आपको दोबारा बता देता हूँ क्या क्या पॉइंट्स हैं, इसका वर्किंग प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले हमें डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरेंगे जिसमें हमारी सिग्नेचर, पैन नंबर और फोटोग्राफ अटैच होएगी। थर्ड पॉइंट में जो फिजिकलिटी शेयर्स हैं वो एक डीपी को हम दे देंगे रिक्वेस्ट फॉर्म के साथ भर के। फोर्थ पॉइंट में अगर हम IPO में शेयर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें सिंपल डिटेल्स देनी होंगी हमें इसकी डीमैट अकाउंट की और डीपी की, जिससे कि हमारी अलॉटमेंट जो है ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाए हमारे डीमैट अकाउंट में। फिर नेक्स्ट है कि अगर हमने शेयर जो बेचे हैं ब्रोकर के थ्रू बेचे हैं तो डीपी को इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए कि जितने एग्जैक्ट नंबर जो हमने शेयर का बेचे हैं वो ही करेक्ट नंबर ऑफ शेयर्स ही हमारे अकाउंट से लेस किए जाएँ, डेबिट किए जाएँ। फिर ब्रोकर जो है हमारे डीपी को इंस्ट्रक्शंस देगा कि हमने इतने शेयर्स की स्टॉक एक्सचेंज को डिलीवरी कर दी है। फिर ब्रोकर को पेमेंट रिसीव होएगी स्टॉक एक्सचेंज की या डीपी की तरफ से, और वो पेमेंट जो है ब्रोकर वो इन्वेस्टर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। ये सारे ट्रांजैक्शन जो हैं 2 दिन में पूरी हो जानी चाहिए, हो जाती भी हैं, मतलब T+2 days ट्रांजैक्शन +2 days सेटलमेंट जो है 2 दिन में रहता है।
और ये कब से है? अप्रैल 2003 से ऐसा हो रहा है। तो ये था हमने डीमैट अकाउंट के बारे में हमने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के बारे में। अब दो चीज़ें हमने कब से सुनते आ रहे हैं, डिपॉजिटरी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब एक्चुअल में होता क्या है? अब दो पॉइंट्स हैं, डिपॉजिटरी एंड देन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। अब डिपॉजिटरी क्या होता है? ये एक तरह से एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि आरबीआई एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है कि जो हर चीज़ को, हर डीलिंग को, हर रेगुलेशन को एक तरह से मैनेज या कंट्रोल करती है। डिपॉजिटरी एक ऐसी डिपॉजिटरी होती है, जैसे कि आपको पता है कि दो डिपॉजिटरीज पूरे इंडिया में हैं, CDSL और NSDL। और ये एक तरह से एक बैंक की तरह ही होता है, जो कि एक जहाँ पे एक डिपॉजिटर या इन्वेस्टर सिक्योरिटीज़ डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकता है। जैसे कि बैंक में होता है ना कि आप पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डिपॉजिट भी कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं, जहाँ पे इन्वेस्टर डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकता है। डिपॉजिटरी में जो इन्वेस्टर है वो अपने शेयर्स को डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकता है। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं? ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन होती है जो सिक्योरिटीज़ को होल्ड करती है, सच एज शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अब जो डिपॉजिटरी है डायरेक्टली किसी इन्वेस्टर से कॉन्टैक्ट नहीं करती है, वो एक तरह से एजेंट्स के थ्रू ही कॉन्टैक्ट करती है, जिसे हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के नाम से जानते हैं या DP हम बोलते हैं। DP जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ऑफर करता है अपने सेबी के सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही, क्योंकि DP को सेबी के पास रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही वो ऑथराइज एंड रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इन्वेस्टर्स को एक डिपॉजिटरी अकाउंट खोलना पड़ता है अपने DP के पास में, जिसको हम बोलते हैं डीमैट अकाउंट। डिपॉजिटरी जो है वो DP की हेल्प से कंट्रोल करता है ऑल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस। जो भी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र हो रहा है सिक्योरिटीज़ का और जो सेटलमेंट हो रही है ट्रांजैक्शंस की, उसको कंट्रोल या मैनेज करता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की हेल्प से। फिर डिपॉजिटरी कैन हाइपोथिकेट डीमैटेरियलाइज सिक्योरिटीज़ अगेंस्ट बैंक लोन। हाइपोथेटिकेट का मतलब आपको मैं बताता हूँ भी। देन है डिपॉजिटरी इश्यूज रिसिट ऑफ बोनस शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डिपॉजिटरी जो है बोनस शेयर की जो रिसिप्ट होती है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी इशू करता है। बोनस शेयर आपको पता है कि क्या होता है, जैसे कि कुछ शेयर्स होल्डर्स ऐसे होते हैं जिनको बोनस में शेयर्स मिलते हैं डिविडेंड की जगह पे, तो वो भी डिजिटल फॉर्म में डिपॉजिटरी इशू करता है। लास्ट पॉइंट है फिर इसका, डिपॉजिटरी जो है नॉमिनेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है डीमैट अकाउंट के लिए। नॉमिनेशन का एक तरह से मतलब होता है कि अगर कोई डिपॉजिटरी जो हमारा इन्वेस्टर है वो मर जाता है तो उस केस में नॉमिनी भी बना सकता है वो। फिर हमारा सेकंड चीज़ है जो है हमारी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट DP। जो भी एक एजेंट होता है डिपॉजिटरी का, CDSL या NSDL, और उसको सेबी के पास में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो कि एक तरह से एजेंट होते हैं डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर के बीच में जो होते हैं। एन इन्वेस्टर हैज़ टू इंटरेक्ट ओनली विद DP एंड नॉट विद द डिपॉजिटरी for all his dealings in shares in electronic form. As per SEBI guidelines, any financial institution, कोई भी हो सकता है, जैसे बैंक है, शेयर ब्रोकर है, कोई भी है, उसे DP बनने के लिए SEBI के पास में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का सिंपल मीनिंग है एक एजेंट होता है जो आपकी डीलिंग करता है आपके बिहाफ पे। मतलब डिपॉजिटरी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो सब कुछ मैनेज कंट्रोल करती है, सिक्योरिटीज़ को होल्ड करती है, इन्वेस्टर उसमें पैसे लगाता है, और बीच में एजेंट का काम करता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो कोई भी हो सकता है, जिसको सेबी के पास में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है। अब नॉर्मली मेनली जो है इंडिया में जो दो स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्सेस हैं, या इंडाइसिस भी इसको बोल सकते हैं, इंडाइसिस का मतलब प्लूरल हो जाता है, तो एक है सेंसेक्स और दूसरा है निफ्टी। सेंसेक्स को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स या BSE। ये कैलकुलेट किया जाता है 30 स्टॉक्स के जो प्राइसेस हो रहे होते हैं उनको लेके कैलकुलेट किया जाता है, जो उसका की फैक्टर होता है जो BSE का। और निफ्टी में क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स या NSEI, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये नेशनल का होता है, बॉम्बे वाला जो होता है वो स्टेट का होता है। ये कैलकुलेट किया जाता है 50% की स्टॉक जो होते हैं उस लिस्ट जो होते हैं उनके प्राइसेस को लेके ही ये इन्हें कैलकुलेट किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज का हमें बेनिफिट क्या मिलता है, हमें फ़ायदा क्या मिलता है।
इसका एक ही पॉइंट है डीम्यूचुअलाइजेशन। अब डीम्यूचुअलाइजेशन एक तरह से मतलब बनता है कि म्यूचुअलाइजेशन को ख़त्म कर देना। अब म्यूचुअलाइजेशन किस चीज़ में होती है? ओनरशिप में और कंट्रोल में। अब डीम्यूचुअलाइजेशन ऐसे क्यों किया गया था कि इसलिए किया गया था ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का कि जो ब्रोकर्स थे वो अपने पर्सनल गेन के लिए एक तरह से स्टॉक एक्सचेंज को मैनेज करने लगे थे, क्योंकि उनके पास ही ओनरशिप थी, उनके पास ही कंट्रोल था। तो अर्लियर इन इंटरमीडियरी, जैसे मैंने ऊपर दिखा भी रखा है कि ब्रोकर्स अपने फ़ायदे के लिए स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल या मैनेज करते थे, क्योंकि ओनरशिप और जो मैनेजमेंट जो थी स्टॉक एक्सचेंज की वो ब्रोकर्स के द्वारा की जाती थी। और उसकी वजह से क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शुरू हो गया ब्रोकर्स के बीच में और उनके क्लाइंट्स के बीच में, क्योंकि ब्रोकर्स एक तरह से मोनोपोली अपनी यूज़ कर रहे थे। वो ये सोचा था कि भाई इनको अगर शेयर खरीदने तो हमसे ही खरीदने हैं, इनके पास हमारे अलावा कोई है ही नहीं। तो डी म्यूचुअलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि सेपरेशन कर दी गई ओनरशिप की और कंट्रोल की। अब ओनरशिप जो है वो अलग हाथ में है और कंट्रोल अलग हाथ में है। जैसे कि थ्रू डी म्यूचुअलाइजेशन देयर इज रिडक्शन ऑफ चांसेस ऑफ ब्रोकर्स यूजिंग स्टॉक एक्सचेंज फॉर पर्सनल गेन्स। मतलब कि डी म्यूचुअलाइजेशन की वजह से जो चांसेस थे ब्रोकर्स के पर्सनल गेन के लिए स्टॉक एक्सचेंज को यूज़ करना, वो बहुत कम कर दिए गए। तो ये काफ़ी फ़ायदा मिला है ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज की वजह से ब्रोकर्स को भी और इन्वेस्टर्स को भी, जिससे कि किसी के साथ फोर्जरी ना हो सके, धोखाधड़ी ना हो सके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा डी मटीरियलाइजेशन, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, जिसमें हमने 2 पॉइंट्स पढ़े, डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, और हमने पढ़ा बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज में डी म्यूचुअलाइजेशन। थैंक यू।